चलिए, सभी को सुमन ध्यान। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम लोग कक्षा 10 क्षितिज पुस्तक से आत्मकथ्य पाठ पढ़ेंगे, जिसके रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। ठीक है, तो चलिए बिना समय जाया किए हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लेखक परिचय जान लेते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, सबसे पहले हम लोग हमेशा हर पाठ का लेखक परिचय देखते हैं, उसके बाद हम लोग सीधे पाठ परिचय पर आते हैं। तो लेखक परिचय में कौन है? जयशंकर प्रसाद। तो जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 1889 में वाराणसी में हुआ था। ठीक है ना। जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 में वाराणसी में हुआ। काशी के प्रसिद्ध क्वींस कॉलेज में वे पढ़ने गए, परंतु स्थितियां अनुकूल न होने के कारण 8वीं से आगे नहीं पढ़ पाए। केवल कक्षा 8 तक पढ़े थे। आपको पता होगा अभी तो क्लास 10 का भी वैल्यू कम हो जाएगा, 12 का रह जाएगा, फिर ग्रेजुएशन का ही रह जाएगा। लेकिन एक समय ऐसा था जब कक्षा 5 तक पढ़ लेते थे लोग, बहुत बड़ी बात थी। उस समय कक्षा 8 ही बोर्ड माना जाता था, बाद में 10 हो गया। तो ये 8 तक की पढ़ाई किए थे। ठीक है ना। बाद में घर पर ही संस्कृत, हिंदी, फारसी का अध्ययन किया। छायावादी काव्य प्रवृत्ति के प्रमुख कवियों में से एक जयशंकर प्रसाद। छायावाद में 4 लोग हैं जिसके स्तंभ हैं, 4 मुख्य स्तंभ माने जाते हैं छायावाद के। यानी कि छायावादी जितनी भी रचनाएं हैं, उनके 4 मुख्य लेखक थे। कौन कौन? जयशंकर प्रसाद, उसके बाद है असल में प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी। तो प्रसाद कौन है? जयशंकर प्रसाद। पंत कौन है? सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है ना। और निराला कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और चौथी है महादेवी वर्मा। ये 4 लोग छायावादी कवि के, जिनका समय काल कब था, समय सीमा कब थी? सन 1918 से लेकर 1936 तक। ठीक है, 1918 से 1936 तक की जितनी भी रचनाएं हैं हिंदी साहित्य के क्षेत्र में, उसको हम छायावादी युग के नाम से भी जानते हैं। ठीक। उनकी प्रमुख काव्य कृतियां हैं चित्राधार, यानी इन्होंने जो मुख्य मुख्य रचनाएं की हैं उसका नाम है चित्राधार, कानन कुसुम, झरना, आंसू, लहर और कामायनी। कामायनी महाकाव्य भी माना जाता है। ठीक है ना। जिस प्रकार आप लोगों को पता होगा कि जिस प्रकार रामचरितमानस का बहुत महत्व है, आपको सबको मालूम है। ठीक है ना, रामचरितमानस का बहुत महत्व है। ठीक उसी प्रकार हिंदी साहित्य में कामायनी का भी बहुत महत्व है। कामायनी भी बहुत एक महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। ठीक है ना। आधुनिक हिंदी की श्रेष्ठतम, अब ये आधुनिक हिंदी क्या है? आधुनिक काल हम कब से मानते हैं? वास्तव में देखा जाए तो 1850 के बाद आधुनिकता आ चुकी थी। आप लोगों ने पढ़ा है जो पहला स्वतंत्रता विद्रोह हुआ था, ठीक है ना, 1857 में। ठीक है, लेकिन उसके बीज पहले ही बो दिए गए थे, इसीलिए हम उसको 5 साल 10 साल पहले, 10 से 15 साल पहले आगे पीछे कर सकते हैं। ठीक है ना। मगर हिंदी क्षेत्र में, हिंदी के क्षेत्र में खड़ी बोली हिंदी का जो प्रादुर्भाव हुआ, वो कब हुआ? 1850 के लगभग, भारतेंदु हरिश्चंद्र के जन्म के समय। वास्तव में उनका जन्म 1850 में ही हुआ, और 1850 में ही तुरंत तो नहीं आ गया खड़ी बोली हिंदी, लेकिन फिर भी लोगों ने क्या कहा कि किसी भी चीज का प्रादुर्भाव अचानक नहीं होता। ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने स्विच दबाया और बल्ब जल गया। साहित्य में ऐसा नहीं होता। साहित्य में काफी समय लगता है। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं, हम लोगों के जो बोलने का तरीका है, रहन सहन ढंग, अभी देखिए पिछले 5 साल में कितना कुछ बदल गया। लेकिन आपको क्या लगता है एकाएक 5G आ गया? नहीं, इसके लिए पहले से रणनीति चल रही थी। एकाएक चैट जीपीटी आ गया? नहीं। आज जो हम जिस चैट जीपीटी के बारे में बात करते हैं, वो वास्तव में चौथा वर्जन है। चौथा वर्जन है उसका, पहला, दूसरा, तीसरा। लेकिन अब जो चौथा आया है वो क्या है? सिंथेसाइज वे में आया है, यानी सबको एकजुट कर दिया है, मिलाकर। यानी कहीं से भी वो कंटेंट ले सकता है। गूगल क्या करता था? गूगल के पास जो भी जानकारी होती थी, जिसने भी फीड किया था, बस उसी में से वो जानकारी ढूंढ कर आपको देता है। लेकिन चैट जीपीटी क्या करता है? इस संसार के जितने भी ऑनलाइन वाले चीजें हैं, जो भी कंटेंट होगा, वो सब जगह से ढूंढ कर आपको लाके दे देगा। ठीक है ना। आप लोगों ने नाम सुना होगा। तो इसीलिए यह हिंदी भी अचानक से नहीं आई। ठीक है ना। हिंदी के आने के पीछे काफी समय लगा, खड़ी बोली हिंदी को भी आने में काफी समय लगा। तो इसीलिए एक तरह से भारतेंदु युग को ही हम आधुनिक युग की शुरुआत मान सकते हैं। ठीक है ना। 1850, तो याद रखिएगा आधुनिक युग कब से है? 1850। तो वे, तो यहां इसलिए लिखा हुआ है आधुनिक हिंदी
कि श्रेष्ठतम काव्य कृति मानी जाने वाली कामायनी पर उन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक दिया गया। ये एक तरह का उपहार, मतलब क्या कहें, एक तरह का, एक जिस तरह से ज्ञानपीठ पुरस्कार होता है ना, उस तरह से पारितोषिक, ये जो मंगला प्रसाद है, यह भी एक पुरस्कार है। वे कवि के साथ साथ सफल गद्यकार भी थे। गद्यकार मैंने आप लोग को बताया था, गद्य और पद्य होते हैं। गद्य में कौन कौन से होते हैं, जैसे कहानी, नाटक, निबंध, ठीक है ना, आत्मकथा, रेखा चित्र, संस्मरण, एकांकी, ठीक है जी, बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है ना। तो उस गद्य विधा में ये काफी माहिर थे, और ये काव्य में भी कम नहीं थे। तो यहाँ आगे देखिए, तो झरना आंसू लहरे तो हो गया। वे कवि के साथ साथ सफल गद्यकार भी थे, यानी कवि भी थे, यानी गद्य और पद्य दोनों पर इनका समान अधिकार था। अधिकार था मतलब बहुत अच्छा लिखते थे, चाहे वो कविता हो, चाहे वो कहानी हो, चाहे वो नाटक हो, चाहे वो कुछ भी हो, ठीक है ना। खास करके तो गद्य पद्य दोनों, खास करके दो ही विधाएं होती हैं साहित्य के क्षेत्र में, गद्य और पद्य। गद्य में जो बड़ी बड़ी रचनाएं होती हैं उसको कहते हैं, और पद्य में जो कि छोटी छोटी कविता की तरह जो होती है उसको कहते हैं। समझ में आया? अब यहाँ देखिए, वे कवि के साथ साथ सफल गद्यकार भी थे। उन्होंने अजात शत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी, उनके नाटक हैं, यानी ये सब नाटक उन्होंने लिखा था, जिसमें जो है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन सा है, चंद्रगुप्त, ठीक है ना। और इसी के आधार पर आपने चंद्रगुप्त, चाहे वो सीरियल देखा होगा या फिर चंद्रगुप्त जो भी वो आप लोगों ने जो चलचित्र आया उसे आपने देखा होगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, उनके नाटक हैं तो कंकाल, तितली और इरावती उपन्यास। अब देखिए, एक उपन्यास लगभग लगभग 250 से 300 पृष्ठ के होते हैं। तो इन्होंने, अब कविता कितनी होती है, अरे मुश्किल से कितना लिखेगा आदमी, 10 लाइन, 20 लाइन, 15 लाइन, ठीक है ना, 2 पन्ने, 3 पन्ने। लेकिन महाकाव्य जो होता है वो अभी लगभग लगभग 250 से 300 पृष्ठ के होते हैं। तो इन्होंने सिर्फ कविताएं ही नहीं लिखी, साथ ही साथ इन्होंने क्या किया, उपन्यास भी लिख डाला। कंकाल है, उपन्यास का नाम, तितली है, और इरावती उपन्यास, आकाशद्वीप, आंधी और इंद्रजाल उनके कहानी संग्रह ही बहुत ही महत्वपूर्ण। आकाशद्वीप वैसे भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रचना हमेशा से रही है, ठीक है। प्रसाद का साहित्य जीवन की कोमलता, माधुर्य, शक्ति और ओज का साहित्य माना जाता है। प्रसाद का जो साहित्य, जिसको भी पूछना होगा कुछ भी, जब आपको लगे कि मुझे प्रश्न करना है, आप हैंड रेज कर दीजिएगा, मैं जरूर आपके प्रश्नों का उत्तर दे दूंगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, कोमलता यानी आप जब पढ़ेंगे तो आप में एक कोमल भावना उत्पन्न होगी। कोमल भावना का मतलब क्या होता है, दया, करुणा, ये सब, ठीक है ना। माधुर्य यानी आपको वो मधुर लगेगा, मधुर लगेगा मैंने सुनने में भी अच्छा लगेगा, और बताने में भी अच्छा लगेगा, और समझने में भी मजा आएगा, ठीक है ना। शक्ति, आपको एक शक्ति का जो है एहसास होगा। ओज, ओज मतलब आप में क्या आ जाएगा, एक जोश आ जाएगा, क्लियर। अब आगे देखिए, ओज का साहित्य माना जाता है। छायावादी कविता की अतिशय काल्पनिकता। अब देखिए, छायावादी कविता में क्या हुआ था ना, बहुत ज्यादा लोग कल्पना करने लगे थे, कल्पना में जीने लगे थे, यानी सब कुछ कल्पना कर रहे थे। याद रखिएगा, छायावादी लोग भी चाहते थे कि हमारा देश आजाद हो, यानी साहित्यकार लोग भी चाहते थे, लेकिन कल्पना में, ठीक है ना। वो भी कल्पना करने लगे थे कि हमारा देश ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, हम अंग्रेजों से आजाद हो जाएंगे, ठीक है ना। तो कल्पना में कुछ ज्यादा ही जीने लगे थे। सौंदर्य का सूक्ष्म चित्रण, यानी सुंदरता जो होती है ना, जिसको बारीकी से देखते थे वो लोग, सौंदर्य को बहुत ही बारीकी से, खास करके प्राकृतिक सौंदर्य को उन्होंने बड़ी बड़ी ही बारीकी से देखा था, ठीक है ना। हम लोग देखते हैं फूल सुंदर है, हाँ ठीक है, लेकिन उसको बड़ी ही बारीकी से देखने का मतलब एक एक चीज देखना, एक पंखुड़ी देखना, एक पत्ते देखना, उसके कांटों को भी महत्व बता देना, उसके पौधों के, उसके, यही नहीं, और साथ साथ जो आसपास का परिवेश है उसका भी, ठीक है ना। कहने का मतलब एकदम बारीक जिसका चित्रण किया जाए उसे हम कहेंगे सूक्ष्म, ठीक है, उसको बारीक कहते हैं, उसी को सूक्ष्म कहा जाता है। प्रकृति प्रेम, इन लोगों का प्रकृति से अनूठा प्रेम था, ठीक है ना। देश प्रेम तो था ही, मैंने अभी अब थोड़ी देर पहले बताया। और शैली की लाक्षणिकता, यानी शैली में लक्षण दिखाई देता है। लक्षण कैसे, मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा समझाना चाहूंगा। जैसे मैं कहूंगा कि मान लीजिए रोहित चौकन्ना हो गया, तो चौकन्ना मतलब क्या होता है, चौकन्ना मतलब 4 कानों वाला। तो क्या असल में उसके 4 कान हो गए, नहीं, इसका मतलब ये लक्षण ये बता रहा है कि 4 कानों वाला हो गया, यानी ज्यादा ध्यान देने लगा, इसी को हम लक्षण कहते हैं, क्लियर। तो ये लाक्षणिकता, यानी उसमें आपको पता चलेगा कि हमें क्या करना चाहिए और क्या हुआ, ठीक। तो शैली की लाक्षणिकता, यानी शैली की लक्षणिकता, उसके लक्षण दिखेंगे। लक्षण मतलब एक विशेषता। उनकी कविता की प्रमुख विशेषताएं हैं, इतिहास और दर्शन में उनकी गहरी रुचि थी। वो इतिहास के बहुत बड़े छात्र, बहुत अच्छे छात्र थे, ठीक है, छात्र थे। और वो क्या करते थे, इतिहास में बड़ा ही रुचि लेते थे। अब आगे देखिए, जो उनके साहित्य में स्पष्ट दिखाई देता है, आराम से आप देख सकते हैं। यहां तक सबको समझ में आ गया है, मैं आगे बढ़ूं, ओके।
हाँ ठीक है, आप हैंड रेज कर दीजिएगा तो मैं समझ जाऊंगा, क्योंकि ऐसे आप बोल नहीं पाएंगे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं अगले पृष्ठ पर। ठीक है, अगला पृष्ठ ये रहा। अब हम लोग पाठ का परिचय ले लेते हैं। तो पाठ परिचय में क्या क्या है, जरा ध्यान दीजिएगा। प्रेमचंद के संपादन में, आप लोगों ने इससे पहले भी पढ़ा था, याद कीजिए प्रेमचंद के बारे में। ठीक है ना, किसके बारे में, जब आप लोग पढ़ रहे थे देहाती दुनिया, ठीक है ना, तब भी आप लोगों ने जाना था। और यहाँ तक कि आप लोगों ने लखनवी लखनवी अंदाज तो आप लोगों ने अभी नहीं पढ़ा। आप लोगों ने पढ़ा था इसको, क्या बोलते हैं, बाल गोविंद भगत, नेताजी का चश्मा। उस दौरान भी प्रेमचंद का नाम आया था। तो खैर प्रेमचंद का नाम कौन नहीं जानता। तो प्रेमचंद के संपादन में हंस पत्रिका का, पत्रिका मतलब आपको मैंने बताया था, आज के शब्दावलियों में उसे हम मैगजीन कहते हैं, लेकिन उसी को हिंदी में हम पत्रिका कहते हैं, ठीक, का एक आत्मकथा विशेषांक निकलना तय हुआ। प्रेमचंद के संपादन में, प्रेमचंद उस समय एडिटर थे यानी संपादक थे, और उन्होंने कहा कि भाई मैं एक ऐसा एक विशेषांक निकालना चाहता हूं, एक ऐसा अंक निकालना चाहता हूं जिसमें सबकी आत्मकथाएं छपेंगी। तो सब लोगों, जितने भी रचनाकार थे, उनको कहा गया कि भाई आप अपनी अपनी आत्मकथा लिख के दीजिए कविता के माध्यम से। ठीक है ना, सब लोग मान गए। मगर प्रसाद जी के मित्रों ने आग्रह किया कि वे आत्मकथा लिखें। प्रसाद जी के मित्र ने भी कहा भाई आप भी अपनी आत्मकथा लिखिए, जरा देखिए कैसा होता है, यानी अपने बारे में। प्रसाद जी इससे सहमत न थे। प्रसाद जी बोले, यानी जयशंकर प्रसाद, कि नहीं, मुझे सही नहीं लग रहा है। इसी असहमति के तर्क से पैदा हुई कविता है आत्मकथा। और जो वो असहमत थे कि नहीं मैं नहीं लिखूंगा, इसी के तर्क से, यानी उन्होंने जो तर्क दिया कि क्यों नहीं लिखूंगा, यही है कविता आत्मकथा, यहीं से उपजा है वो आत्मकथा कविता। ठीक है ना। अब वो कहते हैं कि यह कविता पहली बार 1932 में हंस के आत्मकथा विशेषांक में प्रकाशित हुई थी। देखिए उन्होंने न कहते हुए भी लिखा, लेकिन उन्होंने तर्क भी दे दिया कि मैं क्यों नहीं लिखना चाहता था। ठीक है ना। तो छायावादी शैली में लिखी गई इस कविता में जयशंकर प्रसाद ने जीवन के यथार्थ, यानी जीवन का सच, यथार्थ मतलब रियलिटी, एवं अभाव यानी जो कमियां होती हैं, ठीक है ना, अभाव पक्ष की मार्मिक अभिव्यक्ति की है। हर एक व्यक्ति के जीवन में, हर एक मनुष्य के जीवन में क्या होता है, देखिएगा कि कोई ना कोई कमी जरूर होती है हर एक व्यक्ति के जीवन में। ठीक है ना, वो खालीपन सा हर एक मानव के जीवन में रहेगा ही रहेगा। तो वो जो यहाँ बोला कि छायावादी सूक्ष्मता के अनुरूप ही यहाँ यथार्थ तो दिखेगा ही आपको, जो सच होता है, और अभाव यानी कमियां दिखेंगी। ठीक है ना, और उसका मार्मिक अभिव्यक्ति यानी आपको भी दया आ जाएगी, आपको भी, यानी आपके दिल को छू जाएगा। अब आगे देखिए वो कहते हैं कि छायावादी सूक्ष्मता के अनुरूप, मैंने अभी कहा ना कि बड़े बारीकी से वो लोग देखते थे सौंदर्य को। तो छायावादी सूक्ष्मता के अनुरूप ही अपने मनोभावों को अभिव्यक्त करने के लिए जयशंकर प्रसाद ने ललित, यानी ललित मतलब मनोहर, ठीक है ना, या और सुंदर एवं नवीन नवीन। यहाँ पे ललित मतलब क्या होता है, मनोहर, मन को हर लेने वाला, यानी मन को पसंद आने वाला। सुंदर तो समझ ही रहे हैं, और नवीन मतलब नया। शब्दों और बिंबों का प्रयोग किया। बिंब क्या होता है, बिंब का मतलब होता है इमेजेस, यानी आप लोग जब पढ़ेंगे इस कविता को तो आपके सामने एक चित्र प्रस्तुत हो जाएगा, उसी को बिंब कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको कोई कहानी सुनाता है, तो कहानी में जो भी कैरेक्टर होते हैं तो वो आपको सामने लगता है जैसे वो घट रहा है, वो घटित होता दिखता है। तो यहां पर भी उनकी कविताओं में उन्होंने जो कुछ भी घटना का वर्णन किया है, आपको लगेगा कि वो सामने दिख रहा है हमारे। ठीक है ना। इन्हीं शब्दों एवं बिंबों के सहारे उन्होंने बताया है कि उनके जीवन की कथा एक सामान्य व्यक्ति के जीवन की कथा है। वो कहते हैं कि मैं कोई बहुत बड़ा असाधारण व्यक्ति नहीं हूं, बहुत बड़ा महान व्यक्ति नहीं हूं, आप लोगों की तरह मैं भी एक सामान्य व्यक्ति हूं। ठीक है, वो क्या कहते हैं कि मैं भी एक सामान्य व्यक्ति हूं, भले ही रचनाकार हूं तो क्या हुआ। इन्हीं शब्दों एवं बिंबों के सहारे उन्होंने बताया है कि उनके जीवन की कथा एक सामान्य व्यक्ति के जीवन की कथा है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, जैसे उन्हें बार बार कहा जा रहा था कि आत्मकथा लिखिए, आत्मकथा लिखिए। तो वो कह रहे हैं कि मेरे जीवन में ऐसा कुछ घटित नहीं हुआ, इसमें कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे महान और रोचक मानकर लोग वाह वाह करें। मेरे जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, मैं भी आप लोगों की तरह सामान्य हूं। ठीक है ना। तो वो कुल मिलाकर क्या कहते हैं, कुल मिलाकर इस कविता में एक तरफ कवि द्वारा यथार्थ की स्वीकृति है, यानी उन्होंने रियलिटी को अपनाया है, यथार्थ को अपनाया है, और दूसरी तरफ एक महान कवि की विनम्रता भी है। भले वो महान है लेकिन बड़े विनम्र है। एपीजे अब्दुल कलाम हो, स्वामी विवेकानंद हो, या महान महान जो व्यक्ति हैं, वो कभी भी अपने आप को महान नहीं कहते, वो कहते मैं सामान्य हूं। तो ये भी इनमें बात थी। ये बहुत बड़े महान रचनाकार थे, लेकिन ये कभी बोलते नहीं थे, ये मानते थे कि नहीं मैं भी सामान्य हूं। तो चलिए यहाँ पर किसी को कुछ पूछना है, मैं आप लोगों को एक बार यहाँ पे भी मौका दे देता हूं, अगर आप चाहें तो पूछ सकते हैं। आपको पाठ परिचय और लेखक परिचय में से किसी को कुछ पूछना है, हाँ या ना में जवाब दे दीजिए।
आप बता सकते नो। हैं। ठीक है, तो मैं सीधे कविता में आता हूं। ठीक है, सीधे कविता पर आते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं कविता। ये रहा आपके सामने, आत्मकथ्य। ठीक, अब ये आत्मकथ्य क्या है? वो कहते हैं कि मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी यह अपनी। आपको याद आ रहा है, गोपियां जो थी उलाहना दे रही थी, किसके माध्यम से? भंवरे के माध्यम से। याद आ रहा है? भंवरे के माध्यम से उन्होंने किससे बात की थी? उद्धव से बात की थी। यहां पर भी वो क्या कह रहे हैं कि वो कवि कह रहे हैं, कवि जयशंकर प्रसाद कह रहे थे कि मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी है अपनी। अब ये एक प्रतीक मान लिए कि मधुप, मधुप मतलब भंवरा। वो भंवरे के माध्यम से कहते हैं कि भंवरा जब आता है और गुनगुनाता है तो लगता है जैसे कि वो मेरी पूरी कहानी कह गया, मेरी पूरी कहानी कह गया। क्या कहा गया? मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। वो कह रहे हैं कि ऐसा लगता है कि सारे पेड़ों से जो पत्तियां हैं मुरझा गई हैं और वो गिर रही हैं। अब देखिए, कविता में ज्यादा महत्वपूर्ण भाव होते हैं, शब्द नहीं। शब्दार्थ के पीछे भागिएगा तो आपको वो मर्म नहीं, वो मजा नहीं, वह आनंद की प्राप्ति, वह आनंद की अनुभूति नहीं हो पाएगी। आप जैसे ही भावनाओं के साथ तादाद में आपका स्थापित हो जाएगा ना, आपको कविता आपकी अपनी लगने लगेगी, अच्छी लगने लगेगी और अनोखी लगने लगेगी। तो वो कह रहे हैं कि भंवरा जो है वो गुनगुनाता है तो लगता है जैसे कि वो मेरी कहानी कह रहा हो। ठीक है ना? आज जब मैं देखता हूं तो ऐसा लगता है कि जितने भी पेड़ हैं उसकी पत्तियां मुरझुरा मुरझा कर क्या कर रही हैं? गिर रही हैं। अर्थात मेरे अंदर आज जितना भी दुख था, जितना भी सुख था, जितनी भी बातें थी, आज ऐसा लग रहा है कि वो सारी की सारी मैं कह रहा हूं, सब बयां करने जा रहा हूं, क्योंकि ये आत्मकथ्य है। आत्मकथ्य में अपनी कहानी बतानी पड़ेगी। तो वो कह रहे हैं कि मुरझा कर गिर रही। मुरझा क्यों रही है? क्योंकि मैं कहना नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी मुझे कहना पड़ रहा है, लोगों के आग्रह पर मुझे अपनी कहानी सबको बतानी पड़ रही है। तो ऐसा लग रहा है कि जिस प्रकार पत्तियां मुरझा कर गिरने लगती हैं, ठीक उसी प्रकार मेरे अंदर के जितने भी विचार हैं वो क्या हो रहे हैं? वह प्रकट होते चले जा रहे हैं। मैं लोगों के समक्ष बोलता चला जा रहा हूं। ठीक है ना? और वो इतनी ज्यादा है कि मैं बोल नहीं पा रहा। देखो कितनी आज घनी, इतने सारे विचार है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या बताऊं और क्या ना बताऊं। यानी बहुत सारे विचार उमड़ घुमड़ रहे हैं उनके मन में। ठीक है, इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास। वो बोल रहे हैं इस अनंत नीलिमा में, यानी ये जो आसमान है उसके नीचे सब लोग रह रहे हैं, तो अनंत है वो। और उसके नीचे ये पूरा संसार है, और इस संसार में कई लोग हैं और हर लोगों की अपनी कहानी है। तो क्या कह रहे हैं? इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, असंख्य जीवन इतिहास है, जीवनों का इतिहास है। यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। मगर ये लोग कैसे हैं? अपनी बातें बताकर अपना ही मजाक उड़ाते हैं। जब आप अपना दुख दूसरों को बताएंगे ना, तो लोग क्या करते हैं? हंसते। कहते हैं ना, सुनी अठिलय हैं लोग सब, बांटी न लय हैं कोई, बांटी न लय हैं कोई। यानी आपका दुख सुनकर लोग आपका मजाक तो उड़ाएंगे, लेकिन उसको कम करने का प्रयास नहीं करेंगे। इसलिए अपना दुख कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं? फिर भी बताते हैं, अपना मजाक उड़वाते हैं। तो वही वो कह रहे हैं कि हमसे कहा गया है कि आप आत्मकथ्य लिखिए, जबकि आत्मकथ्य में लिखने के एकदम विरोध में हूं। लेकिन फिर भी मुझे जवाब में, क्योंकि मुझे ये लिखना था, आग्रह किया था उन्होंने, ठीक है ना, हंस पत्रिका में छपने वाली थी, इसलिए मुझे लिखना पड़ा। लेकिन कई लोग लिख रहे हैं, लेकिन मैं इसके पक्ष में नहीं हूं। लेकिन ये तर्क जो दे रहे थे कि क्यों नहीं लिखना चाहता हूं, ये उसका एक परिणाम है, और उसी की वजह से ये कविता जो है हमारे समक्ष प्रस्तुत है। तो वो कह रहे हैं यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। अपने ही बारे में बताकर अपना ही व्यंग बना देते हैं, अपना ही मजाक उड़ाते हैं। उपहास मतलब, मलिन मतलब गंदा, व्यंग मतलब किसी बात पर व्यंग करना, मतलब क्या होता है? घुमा कर कहना। तो घुमाकर गंदी बातें कहकर अब वो अपना ही मजाक उड़ाते हैं। अब देखिए, जीवन में तो अच्छा बुरा सारी घटनाएं होती हैं, ठीक है ना, अच्छे बुरे सभी घटनाएं हैं। तो सब घटनाओं को अगर आपका आत्मकथ्य लिखना तो सब सच बताना होगा। और सच में यानी अच्छा और बुरा, सही गलत, उचित अनुचित, आपके साथ जो कुछ भी हुआ है सब बयां करने होंगे। तो इससे क्या होगा? जो अच्छा है वो तो ठीक है, लेकिन जो अच्छा नहीं है उसके लिए तो लोग आपका मजाक उड़ाएंगे ना।
तो वही कह रहे हैं कि यह लो, यहाँ तो इतने सारे लोग हैं जो अपनी कथा कहना मलिन उपहास, माने गंदी तरीके से अपना उपहास बनाते हैं। तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बल अपनी बीती, दुर्बलता अपनी बीती, बावजूद भी तुम कह रहे हो कि मैं आत्मकथा लिखूं। इतने सारे लोग लिख कर गए, उनका इतना मजाक उड़ाया गया, और आप भी क्रम में मुझे भी जोड़ना चाहते हैं, मैं भी लिखकर आत्मकथा और अपना मजाक उड़ाने जाऊं? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। यह जयशंकर प्रसाद जी कह रहे हैं, ठीक है ना। तुम सुनकर सुख पाओगे, देखोगे यह गागर रीति। मैं बहुत सारी बातों को, देखिए गागर रीति का मतलब होता है गागर में सागर, यह बिहारी का है। सतसैया के दोहरे ज्यों नावक के तीर, देखन में छोटन लगे गाव घाव करे गंभीर। तो वो जो करते थे गागर में सागर भरते थे, अर्थात कम शब्दों में इतनी सारी बातें कह डालना कि वो सब समेट समेट जाए, ठीक है ना, सिमट जाए। यानी बहुत सारी बातें कहनी है लेकिन एक लाइन कहूं। अब जैसे मान लीजिए अगर मैं आपको कहूं स्कूल में स्कूल को कैसे अच्छा बनाया जा सकता है, तब मैं एक शब्द में कहूं तो वो है अनुशासन। अब मुझे देखिए, मैंने एक शब्द में सब कुछ बयां कर दिया, आप समझ गए। ठीक उसी तरह से रचनाकार भी होते हैं, वो अपनी बातों को, अपने मन की बातों को बड़े ही कम शब्दों में ढेर सारी बातें कह जाते हैं, लेकिन बहुत सारी बातें छिपी रह जाती हैं। यानी आप अगर सोचेंगे उस पर तब आपको पता चलेगा। अब बहुत सारी बातें नहीं कही जाती, कविता में सारी बातें नहीं कही जाती, कुछ कुछ छोड़ दी जाती हैं कि लेखक पाठक पाठक या श्रोता खुद सोचे, खुद उस पर विचार करे। तो वो कह रहे हैं कि क्या मैं इतनी कम बातों में, इतने कम शब्दों में अपनी सारी बातें कह डालूं, अच्छी बुरी उचित अनुचित सारी बातें, और तुम मजे उड़ाओ। यानी क्या कह रहे हैं, तुम सुनकर सुख पाओगे, तुम्हें तो बड़ा मजा आएगा। यानी सुनने वालों को कह रहे हैं, श्रोताओं को कह रहे हैं, पाठक को कह रहे हैं, आप लोगों को तो बड़ा मजा आएगा, लेकिन मैं जानबूझ के अपनी दुर्बलता आपको क्यों बताऊं। सब में कमियां होती हैं भाई, अच्छा बुरा सब लोग करते हैं, सही गलत सब करते हैं, कोई भी एकदम परफेक्शनिस्ट नहीं है। तो मैं कैसे कह दूं कि मेरे साथ क्या अच्छा हुआ था क्या गलत हुआ। तो अच्छा तो मैं कह पाऊंगा, गलत तो मैं नहीं कह पाऊंगा ना। और अगर कोई कह रहा है तो हो सकता है कि वो अपनी बातों को छुपा रहा है, क्योंकि आत्मकथा मतलब सब कुछ सच बताना, चाहे वो अच्छा हुआ हो आपके साथ या बुरा हुआ हो। अब आगे देखिए, आगे वो कहते हैं तुम सुनकर सुख पाओगे, देखोगे यह गागर रीति। मैं कम शब्दों में सारी बातें तो कह दूंगा, लेकिन तुम्हें बहुत मजा आएगा। किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले, अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। लेकिन किंतु, परंतु सुनो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले, यानी तुम ही मेरा मजाक उड़ाने वाले सबसे पहले व्यक्ति बन जाओ, और तुम ही मेरी बातों को क्या करो, यानी मेरे अंदर की बातों को समझ जाओ और सबको बताओ। अपने को समझो, या क्या बोल रहे हैं, किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले अपने को समझो, अपने को खाली करने वाले समझो। यानी हमारे विचार जो हैं वो मैं व्यक्त करूंगा और उसे ग्रहण करेंगे, तो एक तरह से मेरे विचार खाली हो गए और आपके विचार भर गए, इसको कहा गया है। क्लियर। मेरा रस ले अपनी भरने वाले, मेरा तो तुम मजाक उड़ाओगे लेकिन मजा तो तुम्हें आएगा ना, तो मैं अपना मजाक क्यों उड़ाऊं, मैं अपना उपहास क्यों बनाऊं। यह विडंबना अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं। अरे यह तो विडंबना होगी ना। विडंबना क्या होती है कि मैं जानबूझ कर वो बात कहूं, और मैं जानता हूं कि मेरा मजाक उड़ेगा फिर भी मैं कहूंगा, ठीक है, वो ये विडंबना वाली बात हो जाएगी। तो यह विडंबना अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं क्यों ऐसा करूं कि मैं अपनी ही हंसी उड़ाऊं, अपना ही मजाक बनाऊं, ठीक है। भूले अपनी या प्रवंचना औरों को दिखलाऊं मैं भूले यानी भूल जाऊं, या अपने ऊपर जो कुछ भी मेरे ऊपर जो कष्ट हुआ है, या प्रवंचना, प्रवंचना मतलब मुझे जितना भी बुरा भला जो कुछ भी कहा गया है, मैं दूसरों को बताऊं कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है, सही क्या हुआ है गलत क्या हुआ है, मैं सब कुछ बताऊं। क्या मैं बता पाऊंगा? सारी बातें आप नहीं बता सकते। आपको मैं एक सिंपल सी बात कहता हूं, क्या आप सारी बातें माता पिता को बताते हैं? नहीं। केवल आप क्या करते हैं, अपने बेस्ट फ्रेंड को बताते हैं। याद रखिए। तो बहुत सारी ऐसी बातें होती है जो हम माता पिता को भी नहीं बता पाते हैं, बेस्ट फ्रेंड को बताते हैं। लेकिन रचनाकार क्या होते हैं, उनका कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं होता है, उनका बेस्ट फ्रेंड उनकी कविता होती है। इसीलिए वो कविता के माध्यम से सारी बातें कह डालते हैं। समझ में आई बात? अब आगे देखिए, उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिला कर हंसते होने वाली उन बातों की। अब देखिए, ये अपनी प्रेमिका के बारे में याद कर रहे हैं कि मैं कैसे तुम्हें बता दूं कि मेरी प्रेमिका थी और मैं प्रेमिका के साथ
जितने भी वक्त बिताया था वो बहुत अच्छी थी, वो बहुत अच्छे वक्त थे, बहुत अच्छी वो बहुत अच्छा समय था, अच्छी अच्छी बातें होती थी हमारे बीच। और वो जो मधुर चांदनी मैंने अपनी प्रेमिका के साथ बिताई थी, मैं कैसे आपको बता दूं। उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की। और वह मैं जब अपनी प्रेमिका से बात किया करता था और वो खिलखिलाकर हंस दिया करती थी, तो मुझे ये सारी बातें याद है। तो मैं कैसे कह दूं आपको, कैसे बता दूं कि ये सारी बातें हुई थी हमारे बीच। और बहुत सारी ऐसी बातें भी होती हैं जो नहीं बताई जा सकती, तो मैं क्या आपको सारी बातें बता सकता हूँ? मैं नहीं बता सकता। और वो आगे कहते हैं, मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देख कर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर जो भाग गया। अरे भाई, मैं सपने में अपनी प्रेमिका को देख रहा था कि वो मुझे आकर गले लगाएगी, लेकिन जैसे ही वो गले लगाने वाली थी, मुझे अचानक से याद आया कि मैं तो सपने में हूँ, और वो मुस्कुरा कर चली गई। मेरे साथ तो गलत हुआ ना। तो वो कह रहे हैं, मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देख कर जाग गया। मैं तो स्वप्न में बहुत खुश हो रहा था कि मेरी प्रेमिका मुझसे गले लग रही है, लेकिन जैसे ही वो गले लगने वाली थी, मेरा सपना टूट गया और वो मुस्कुराकर चली गई। जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में, अरुण कपोलों मतलब लाल लाल कपोल, कपोल उन्होंने गाल किए हैं, लाल लाल, ठीक है ना। तो वो कह रहे हैं, जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में, एक तो उसके सुंदर सुंदर लाल लाल गाल, और उसकी छाया में यानी उसकी गोद में लेट जाना, ठीक है ना। उसके बाद क्या कह रहे हैं, जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में, अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। ऐसा लगता था ना कि सारी खूबसूरती, सारे लोग, सारी खुशियां बस वहीं सिमट के रह गई हैं और दुनिया में कुछ नहीं बचा। सब कुछ बस वही है, वो समय, वो पल, मेरी प्रेमिका के साथ बिताया गया वो पल, वो क्षण, ठीक है ना। भले ही मैं सारे चीजें सपने में देख रहा था, लेकिन वह सुख मैं कभी नहीं भूल सकता। उसकी स्मृति पाथेय बनी है थके पथिक की पंथा की। मैं बहुत थक गया हूं, मैं बहुत कष्ट में हूं, लेकिन जो प्रेमिका से मैं प्रेम करता था और यह उम्मीद किया कि वह भी मुझसे प्रेम करेगी, उस उम्मीद को ही मैं अपना आधार बना लिया जीवन का, और जीवन को जीता जा रहा हूं। और वही मेरा दिशा निर्देश कर रहा है, यानी मुझे राह दिखा रहा है। इसीलिए वो कह रहे हैं क्या, जिसके, हाँ, उसकी स्मृति पाथेय बनी है, यानी उसकी यादें जो हैं वो मेरा रास्ता बनी हुई है। थके पथिक की पंथा की, मैं थक चुका हूं और मुझे वो राह दिखा रही है। सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। अरे भाई, वो जख्म बहुत पुराने थे, वो भर चुके हैं, क्यों उन जख्मों को तुम हरा कर रहे हो। ठीक है, मैं अपनी प्रेमिका को नहीं प्राप्त कर पाया, उसे नहीं मिल पाया, वो मुझे नहीं मिल पाई, तो मैं फिर से तुम्हें बताऊं वो सारी कहानी, तुम तो मजे लोगे, लेकिन मुझे तो फिर से कष्ट होने लगेगा ना। तो मैं कैसे अपनी आत्मकथा तुम्हें बता दूं, ठीक है ना। सीवन को उधेड़, यानी सीवन यानी वो भर चुका है जख्म, अब क्या फिर से मैं उसे उधेड़ दूं, फिर से अपने जख्मों को हरा कर दूं। ठीक है, तुम्हें तो बहुत ही खुशी होगी, मजा आएगा, तुम आनंद की अनुभूति करोगे, लेकिन मुझे तो कष्ट होगा ना। तो सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्या मेरी कंथा की। छोटे से जीवन की कैसी बड़ी कथाएं आज कहूं, मेरा भला ही जीवन छोटा था, भले ही, लेकिन इतनी सारी घटनाएं मेरे जीवन में घटी हैं कि मैं उस छोटी सी बात, मैंने इतनी सारी बातों को, जीवन की इतनी बड़ी कथा को मैं छोटी सी कविता में कैसे कह दूं। आप ही बताइए, क्या मैं कह सकता हूं? नहीं, इसलिए मैं आत्मकथा नहीं लिखना चाहता था, ठीक है ना। अब वो कहते हैं, क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। क्या ये अच्छा नहीं रहता कि मैं दूसरों की आत्मकथा सुनता और चुप, मैं अपने बारे में जब कुछ कहने के लिए कहा जाता तो मैं चुप रहता। काश ऐसा हो पाता। आगे कहते हैं, सुनिएगा, सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा। क्या तुम सुनकर मेरा भला करोगे, क्योंकि उसमें कष्ट होगा, दुख होगा, अच्छाई होगी, बुराई होगी, सारी बातें होंगी। तो क्या तुम सुनकर मेरा साथ दोगे या मेरा मजाक उड़ाओगे। तो सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, मेरी जो भोली भाली आत्मकथा है, क्या तुम भला करोगे मेरा। मुझे तो नहीं लगता, तुम तो मेरा मजाक उड़ाओगे। अभी समय भी नहीं, थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। अभी समय भी नहीं, समय भी नहीं है, और मैं थका भी नहीं हूं। अभी तो बहुत सारी घटनाएं घटनी बाकी है, अभी तो जीवन मैंने जिया कहाँ है, अभी तो जीवन बाकी है मेरी, तो उसमें तो और भी घटनाएं होंगी। तो क्या मैं उन सारी बातों को ले पाऊंगा, नहीं ले पाऊंगा। उन सब बातों को लिख पाऊंगा, नहीं लिख पाऊंगा। इसलिए मैं आत्मकथा नहीं लिखना चाहता। तो आज के लिए इतना ही। समझ गए सब लोग? किसको किसको समझ में आ गया, बता दीजिए। सबको समझ में आ गया?
सब लोग अलाउड हैं, आप लोग अगर अनम्यूट करके बता सकते हैं। क्या सबको समझ में आया? आपको कविता ये यस समझ में सर। आई? क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो आप एक काम करिएगा, इसको अपने शब्दों में एक बार इसको एक कहानी की तरह लिख दीजिएगा, तो फिर भूलिएगा नहीं, नहीं तो फिर परेशानी होगी। तो आपके लिए आपका गृह कार्य यही है कि इसकी व्याख्या अपने शब्दों में, माने भावार्थ अपने शब्दों में लिख कर लाएंगे। आज के लिए इतना ही। आप लोग खुश रहें, हमेशा अपने अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, ठीक है? और सीखते रहें, ईमानदारी से सीखते रहें। मैं पढ़ने के लिए नहीं कह रहा, सीखने के लिए कह रहा हूं। जिंदगी में सब कुछ सीखा जा सकता है, ठीक है? तो सीखिए, सही से सीखिए और जीवन में उसका उपयोग करिए, अमल करिए। धन्यवाद।